Hello dear students, here we are with our third lecture on unit and dimensions. First lecture was basically related with your units only, how to make units of any of the physical quantity which is known or unknown to us. सिर्फ हमें फॉर्मूले में सारी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी के हम क्या बना पाए थे बेटा, यूनिट्स बना पाए थे. सेकेंड जो हमारी वीडियो थी दैट वाज रिलेटेड विद डायमेंशंस, दैट हाउ टू राइट द डायमेंशंस एंड हाउ यूनिट एंड डायमेंशंस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. यूनिट एंड डायमेंशंस वाली ही स्लाइड में, डायमेंशन वाली ही वीडियो में हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी बेटा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस. तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस हालांकि हमारे सिलेबस में जो हैं वो 3 हैं, जिसमें से हमने एक डिस्कस करी थी और वो हमने डिस्कस करी थी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला. टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कि अगर मुझे कोई भी फॉर्मूला दिया गया होगा उस फॉर्मूले की करेक्टनेस हम कैसे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस बोलते हैं. और वी कैन से इट एज डायमेंशनल एनालिसिस आल्सो, डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी. तो ध्यान रखेंगे ये सब बातें, ठीक बेटा. अब 11th स्टैंडर्ड से पहले 10th स्टैंडर्ड तक हमने बहुत ही कम फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं. वही 18 to 20 फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताई थी बेटा, जो हम लोगों ने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी. हालांकि पूरे 11th और 12th स्टैंडर्ड में हम लोग 80 to 90 फिजिकल क्वांटिटीज़ अराउंड पढ़ेंगे. उन सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमें यूनिट और डायमेंशनल फार्मूले भी हमें पता रखने होंगे आगे के लिए भी. तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है आपकी उन्हीं सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बेटा, जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए. तो इसमें अब इतनी सारी डायमेंशंस हैं, इतनी सारी डायमेंशन 94 डायमेंशंस हैं यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. तो क्या सर ये 94 की 94 हमें याद रखनी पड़ेगी? बेटा 11th स्टैंडर्ड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन क्वेश्चंस में हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमारे लिए बिल्कुल नई हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी हमें डायमेंशंस पता होने चाहिए, यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए. तो मैं इन 94 में से मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ आप लोगों के लिए टिक करूँगा, जो आपको 11th स्टैंडर्ड के लेवल पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक. और इनको आप ध्यान रखेंगे, और ध्यान क्या रखेंगे, क्या इनकी यूनिट्स ध्यान रखेंगे? नहीं, इन सब का आप बेसिक फार्मूला ध्यान रखेंगे. क्या ध्यान रखेंगे बेटा? बेसिक फार्मूला. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारा एरिया. सेकंड इज वॉल्यूम, मास डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, वर्क. इम्पल्स आप लोगों के लिए नई चीज़ हो गई, ठीक. लेकिन अगर मैं आपको सही सी बात बताऊँ तो इम्पल्स आपका मोमेंटम ही होता है. क्या होता है? मोमेंटम ही होता है. इसको आप क्या बोलेंगे? मोमेंटम ही बोलेंगे. एक सेकेंड. मोमेंटम. मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम. मोमेंटम और इम्पल्स एक ही चीज़ होती है. प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन यूनिट लेस क्वांटिटी होती है बेटा, डायमेंशन लेस होगी. कैसी होगी? डायमेंशन लेस. दिस विल बी डायमेंशन लेस. ध्यान रखेंगे. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सरफेस टेंशन ध्यान रखेंगे बेटा. ग्रेडियंट वर्ड जहाँ कहीं पर भी आएगा, ग्रेडियंट वर्ड कहीं पर भी आएगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को आप उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे. कैसे डिवाइड करेंगे? लेंथ से. तो वही होगी वेलोसिटी ग्रेडियंट. जैसे किसी ने बोला टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है कि टेम्परेचर को आप किससे डिवाइड कर देंगे? लेंथ से डिवाइड कर देंगे. किसी ने बोला प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए आप क्या करेंगे? प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर देंगे. किससे डिवाइड करेंगे? प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर देंगे. तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट याद हो गए अब तो ये. नेक्स्ट
प्रेशर एनर्जी, हालांकि ये तो नॉर्मली आपकी एनर्जी ही होती है, कोई भी एनर्जी होती है तो एनर्जी का डायमेंशन हमेशा आपका ml2t-2 ही रहने वाला है, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सिंबल बेटा नीटा होता है। क्या होता है सिंबल? नीटा। इसका सिंबल आपको नीटा देखने को मिलेगा। तो एक सेकेंड, इसका सिंबल आपको नीटा देखने को मिलेगा। तो जो आपका सिंबल इसमें नीटा देखने को मिलेगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन सबको आप थीटा से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनकी कोई यूनिट और कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉर्क ध्यान रखेंगे बेटा, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। वेवलेंथ आप लोगों को पता है ही। नेक्स्ट अगर हम नीचे और आते चले जाएं तो इसके वेलोसिटी, नॉर्मल आपकी वेलोसिटी होती है, एनर्जी आपकी नॉर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। वेलोसिटी तो कोई भी हो वो आपको पता है। एफिशिएंसी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज कैपिटल जी बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से रिप्रेजेंट किया करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, ये आपकी क्वांटिटीज हो गई। इधर हम आगे की अगर बात करें तो दिस इज टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस ध्यान रखेंगे, इसको हम कप्पा से डिनोट करा करते हैं। चार्ज आपको पता है ही, वोल्टेज आपको, पोटेंशियल डिफरेंस पता है ही, रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखना ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या डाइपोल मोमेंट, इन सब की आपको जरूरत। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। उसके अलावा आपको और किसी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं बेटा, जो आपको, बहुत सारी क्वांटिटीज़ तो आपको नोन होंगी, जो मैंने और क्वांटिटीज़ को टिक किया है इन सब के बेसिक फार्मूलों को आप ध्यान रखेंगे। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, एनर्जी का फार्मूला हो गया, प्रेशर एनर्जी का, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये दोनों वर्ड, ग्रेडियंट वर्ड मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया क्या होता है ग्रेडियंट वर्ड। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। टॉर्क क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, ईटा नहीं मिला हमें, ईटा 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 ईटा, एक सेकंड, इसमें एक ईटा और होता था, एंड दैट ईटा वाज F is equal to 6 पाई नीटा RV, उसका फॉर्मूला होता था। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहीं देखने को मिल रहा है हमें? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ, तो उसको भी ध्यान रखेंगे बेटा। उसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा यहीं पे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ध्यान रखेंगे इसको। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है ml-1 t-1, या फिर kg पर मीटर सेकेंड, kg पर मीटर सेकेंड। तो ये रहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखा हमने नीटा लिख भी रखा है बेटा, तो इसको ध्यान रखेंगे नीटा को। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमारी कुछ एप्लीकेशंस थी, और एप्लीकेशंस क्या क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। अब हम ये दो चीज़ों के बारे में और जानेंगे कि भैया रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे बोला फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है फोर्स? डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। देन फाइंड द फॉर्मूला फॉर फोर्स के लिए फॉर्मूला निकालना है बेटा। जब कभी भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी फोर्स है, कैसी फोर्स है, क्या है, बस मुझे ये पता होना चाहिए
कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, जैसे ये एम, वी और आर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो ऑब्वियस सी बात है डिपेंड कर रही है। तो डिपेंड कर रही है मतलब एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम के ऊपर डिपेंड कर रही है, वी के ऊपर डिपेंड कर रही है और आर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब ये नहीं पता है कि m की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, क्या है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके की डिपेंडेंसी दिखाई देगी तो सबसे पहले तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, और प्रोपोर्शनलिटी का जैसे ही मैंने साइन हटाया तो मैं उसको के एम वी आर ऐसे लिख सकता हूँ। m की पावर क्या होनी चाहिए यहाँ पर, m की पावर हमने कुछ भी मान ली, v की पावर कुछ भी मान ली, c की पावर कुछ भी मान ली। यही abc की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसा हमने मान लिया कि हमें नहीं पता ये कैसे डिपेंड कर रही है। जैसे कि अगर किसी ने बोला होता फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैसे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सपोज आर, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। में सीधे सीधे लिख पाता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ उसने बोला कि ये इनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, और डिपेंड किस तरीके से कर रही हैं उसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जब मुझे उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो मैंने उनकी वैल्यूज क्या मान ली, ए बी सी मान ली। मैंने उनकी वैल्यूज क्या मान ली, ए बी सी। अब किसी भी तरीके से मुझे इन ए बी सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ऐसे ही पढ़ा है हमने। दिस इज इक्वल टू के, एम क्या है मास, इसकी पावर ए, वी क्या है एल टी माइनस 1 टू दी पावर बी, और आर क्या है एल की पावर सी। भाई सिंपल सी बात ये है कि कभी भी कोई भी फॉर्मूला अगर होता है तो एल एच एस साइड का डायमेंशन और आर एच एस साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर उस डायमेंशन को बराबर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस डायमेंशन को बराबर रखने के लिए देखो एम एल टी माइनस टू, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। यानी कि देखो m की पावर, m और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो m की पावर है, l की पावर यहाँ पर b है और यहाँ पर c है, यानी कि मैं l की पावर b प्लस सी लिख सकता हूँ। t की पावर यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, माइनस b दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा ही दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर LHS साइड का जो डायमेंशन है वो RHS साइड के बराबर होना चाहिए। तो ये डायमेंशन कैसे बराबर होगा कि m की जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ अपीयर होनी चाहिए, l की जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ अपीयर होनी चाहिए, t की जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ पर अपीयर होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर क्या पता चल गया कि a की वैल्यू a इज इक्वल टू 1। दूसरी चीज क्या पता चली, b प्लस सी इज इक्वल टू 1। और तीसरी चीज मुझे क्या पता चली, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू। ये देखो माइनस बी है और ये माइनस टू है। तो a और b की वैल्यू तो सीधे सीधे निकल कर आ गई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। इस b की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन 2 में प्लेस कर दो। तो 2 में जैसे ही मैंने प्लेस किया तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू हो गई -1। जब c की वैल्यू -1 हो गई तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। तो जो भी जिसकी भी पावर a मानी थी, b मानी थी, c मानी थी, वहां पर ये वैल्यूज रख दो और k के साथ रखो। यानी कि k m की पावर a मतलब 1, v की पावर b, b का मतलब 2, r की पावर c और c का मतलब -1। यानी कि कितना हो गया, k एम वी स्क्वायर अपॉन r। और बेटा यही हमारा फॉर्मूला आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। के कोई भी कांस्टेंट होगा जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ये कैसा होता है, बात समझ में आई या नहीं। तो क्वेश्चन में कुछ भी लैंग्वेज लिखी हो, मुझे उस लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं, मुझे मतलब किससे है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वांटिटी का रिलेशन किस किस के साथ दिया है, और उन सबकी पावर को ए बी सी हम अज्यूम कर लेंगे। ए बी सी अज्यूम करके LHS साइड का जो डायमेंशन है वो RHS साइड के क्या होगा, बराबर होगा। एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
ये क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, द वेलोसिटी v ऑफ वाटर। मुझे नहीं पता v वेलोसिटी वाटर की है, प्लेन की है, एरोप्लेन की है, हवाई जो पानी के जहाज की, किसकी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे मतलब किससे है? मुझे मतलब है एक तो इस v से, v डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, and acceleration due to gravity g. Deduce by method of dimensions the relation between these quantities. इन quantities के बीच में relation निकालना है। तो जैसे ये quantity मुझे मिल गई, मैंने इनकी पावर मान ली a b c, और proportionality के साइन को हटाया तो k lambda to the power a रो टू द पावर b g c। इसमें स्टेटमेंट में वो किसकी वेलोसिटी है, कहाँ से एक्सेलरेशन मिला, किसकी डेंसिटी आई, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही मैंने इन चीज़ों को देखा, इन चीज़ों को देखते ही v की जगह में क्या लिख सकता हूँ, v का डायमेंशन दैट इज एल टी माइनस वन इज इक्वल टू k टाइम्स लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ मतलब लेंथ, एल पावर ए, डेंसिटी का डायमेंशन मास पर यूनिट वॉल्यूम हुआ करता है, तो ये इसका डायमेंशन हो गया बेटा एम एल माइनस थ्री। याद नहीं भी आए तो साइड में ऐसे लिख कर देख लेना है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है, मास का डायमेंशन m और वॉल्यूम तो l क्यूब होता है, यानी कि एम एल माइनस थ्री। जी एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू, और इसकी पावर कितनी हो गई, c हो गई। अब इसी को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दिस विल बी एल टी माइनस वन इज इक्वल टू के। अब सबसे पहले m वाली चेक करेंगे, तो m की पावर, यहाँ पर m है नहीं, यहाँ पर m की पावर है b। l की पावर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर a और यहाँ पर माइनस थ्री b, a और यहाँ पर कितना है माइनस थ्री b, और यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है c, t की पावर यहाँ पर कितनी है माइनस ऑफ टू c। ऐसा ही दिखाई दे रहा है मुझे, यानी कि ये क्या हो गया, ऐसे ही रिलेशन मिला मुझे। यहाँ पर m का कोई डायमेंशन नहीं है, तो यानी कि m की पावर कितनी हो रखी होगी यहाँ पे, जीरो। किसी की पावर जीरो मतलब वन, इसीलिए यहाँ पर एल टी माइनस वन लिखा था। तो b की वैल्यू तो मुझे यहाँ से पता चल गई कि b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू विल बी जीरो। b की वैल्यू विल बी जीरो, और अगर b की वैल्यू जीरो हो गई तो अगला रिलेशन क्या है, a माइनस थ्री बी प्लस सी विल बी इक्वल टू वन, है कि नहीं, इसकी पावर वन है, यानी कि l की पावर्स में तो यही चीज़ आई है। t यानी कि माइनस ऑफ टू सी और इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस वन आया। ऐसे ऐसे रिलेशन दिख रहा है। तो b की वैल्यू जीरो हो गई और c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, हाफ। c की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू जीरो, तो a की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो a माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस हाफ इज इक्वल टू वन। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, a इज इक्वल टू हाफ आ गया, यानी कि a की वैल्यू भी हाफ आ गई और c की वैल्यू भी हाफ आ गई और b की वैल्यू जीरो आ गई। मतलब तीन इक्वेशन बन रही हैं, उन तीन इक्वेशन से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, और उसी ए बी सी की वैल्यू को जो हमने अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस कर दे रहे हैं, यानी कि k टाइम्स लैम्डा की पावर a है साहब, तो a की वैल्यू मतलब हाफ, रो की पावर b है साहब यानी कि जीरो, g की पावर भी हाफ है, तो दिस शोज रो की पावर जीरो यानी कि वन, यानी कि रूट ऐसे लिख सकते हैं ना लैम्डा जी। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया वेलोसिटी इज independent of independent of density,
इस फॉर्मूले में वेलोसिटी मतलब ये जो वेलोसिटी उसने हमें बताई थी कि ये सॉरी डेंसिटी, डेंसिटी जो है डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी हमारी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई भी हमें गलती से कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स्ट्रा दे भी देगा कि ये इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, तो वो क्वांटिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो जब भी अब आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको किस तरीके से उसको डील करना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट द मास m, मास कैपिटल M, mass capital M of the largest stone that can be moved by a flowing river depends upon v the velocity। वो बेटा v the velocity लिखा है, v the velocity, rho the density and g the acceleration due to gravity। Show that m varies with the sixth power, m varies with the sixth power of velocity। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे भैया इसको, देखना फिर से वही काम। तो m1 l0 t0 ऐसे ही लिख पाऊंगा मैं, थोड़ा फास्ट काम करने की कोशिश करूं। v मतलब lt माइनस 1 और इसकी पावर a, रो मतलब ml माइनस 3 इसकी पावर b, lt माइनस 2 इसकी पावर c। यानी कि बेटा वही क्लबिंग करनी है। अब आपको बेस सेम देखकर पावर्स को ऐड कर देना है, यानी कि k टाइम्स m की पावर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो m की पावर b है, सिर्फ l की पावर कितनी है, l की पावर a, l की पावर माइनस 3b, l की पावर c, t की पावर कितनी है यहाँ पर माइनस a माइनस 2c, है क्या नहीं। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 1, a माइनस 3b प्लस c इसकी वैल्यू हो गई 0 और माइनस a माइनस 2c इसकी वैल्यू भी मुझे मिली 0। इस b की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर सेकंड में प्लेस कर दो, यानी कि a माइनस 3 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 3 एंड माइनस a माइनस 2c इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 3 एंड माइनस a माइनस 2c इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा a से a कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर रहा हूँ मैं, यानी कि कितना आ गया माइनस सी इज इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3। चेक कर लेंगे भैया कहीं गलती तो नहीं हो रही। तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3। जैसे ही c की वैल्यू माइनस 3 मिली, मैंने थर्ड वाली इक्वेशन उठाई, ये माइनस a माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस a माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू प्लस 6 और क्या m की पावर v की पावर a मानी थी हम लोगों ने, v की पावर a b c ऐसे ही तो अज्यूम किया हमने। तो जब v की पावर 6 a की पावर a की वैल्यू 6 आ गई, इसका मतलब v की पावर 6 आ गई, यानी कि ये प्रूव हो गया कि m जो है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू दी पावर 6 मिलेगा आपको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो जब कभी भी आपको मोस्टली 3 क्वांटिटीज से ज़्यादा इसमें क्वांटिटीज़ कभी मिलती नहीं है बेटा, हमेशा ऐसे ही एक क्वेश्चन देगा कि भैया बहुत ही, जैसे कि इसमें ही देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव बाय अ फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। तो इन स्टेटमेंट्स पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को पकड़ लेना है और उनके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन बनाकर हमेशा 3 इक्वेशंस बनेंगी, जैसे कि एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये थी आपकी और तीसरी इक्वेशन ये थी। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इन्हीं को आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वेश्चन देखना है तो एक और क्वेश्चन देख लो। रेनॉल्ड्स नंबर NR, ये NR लिखा हुआ है। तो NR इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोल रहा है ये। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब हो गया, ये NR लिखा है, is a dimensionless quantity that determines the condition of laminar flow of the viscous liquid through a pipe। NR, ये सब जो लिखा है इससे मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है। उसने क्या बता दिया, NR is the function of,
ये जो एन आर है, ये एन आर इज द फंक्शन ऑफ, किस का फंक्शन है? डेंसिटी का पावर ए मान लेते हैं, वेलोसिटी का पावर बी मान लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पावर सी मान लेते हैं। ठीक सर। गिवन दैट एन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी द डायमीटर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसकी पावर तो 1 होगी साहब, यानी कि इस इक्वेशन को इसी के साथ कंबाइन करो, यानी कि डी की पावर तो 1 है। मतलब अभी भी जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो ए बी सी की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो m0 L0 T0 लिखेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स डेंसिटी, और डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे इन सब के डायमेंशंस याद है, ये पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो गया, हर क्लास इसी क्लास में फेल होते होते बहुत टाइम हो गया, तो कम से कम ये सारे डायमेंशंस तो याद रखने ही पड़ेंगे साहब मुझे। नीटा का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml-1 t-1 टू दी पावर सी, और डी मतलब डायमीटर यानी कि लेंथ, और इसकी पावर 1। ये बच्चे कई बार भूल जाते हैं बेटा, इसको ऐड करना है। ठीक, तो सिंपल सी बात ये कि जब मैं इसको, अब इसी में आप क्लबिंग कर लीजिएगा बेटा, 3 इक्वेशन मिलेंगी आपको, उन तीनों देखो m की पावर a m की पावर c भी है, तो यानी कि a प्लस, बहुत ध्यान से आपको चेकिंग करनी है यहाँ पे। l की पावर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो l की पावर -3 है, प्लस b और -c, और इसका ये +1, भूलना नहीं है इसको गलती से, t की पावर -b -c, ऐसा ही दिख रहा है। ये 3 इक्वेशन बनेंगी m0 L0 T0। कैसी कैसी इक्वेशन बनेगी, बनाते जल्दी से। तो देखो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन गई पहली, तो दूसरी इक्वेशन इधर लिख लें, तो -3a प्लस बी माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन क्या है, -b माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से मुझे -b इज इक्वल टू सी मिला, तो b की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, -c, और यहाँ से मुझे, या c की जगह पर b लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और b प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसी इक्वेशन मिल रही है मुझे, है कि नहीं? तो एक सेकेंड, और ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करने हैं, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू -c, ऐसे ही मिलेगा, a इज इक्वल टू -c, मतलब मैं a की जगह पर भी -c लिख सकता हूँ, मैं b की जगह पर भी -c लिख सकता हूँ, ऐसे ही तो होगा। तो a की जगह पर जरा -c लिखेंगे तो 3 -c, यहाँ पर भी -c लिखेंगे तो -c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3c -c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गया आपका c इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई भाई। तो जब c की वैल्यू -1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, +1। जब b की वैल्यू +1 हो गई तो a की वैल्यू भी कितनी हो गई, -1, यानी कि +1। ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, तो एन आर इज इक्वल टू के रो टू द पावर 1 वी टू द पावर 1 नीटा टू द पावर -1, और डी की पावर तो 1 थी, यानी कि के रो वी डी अपॉन नीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर हुई बेटा बात? तो दिस वाज ऑल रिलेटेड विद योर, किससे रिलेटेड था ये, टू फाइंड द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी, हाउ टू फाइंड द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 1 kg को मीटर में चेंज कर दो, तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे, अरे सर 1000 मीटर होता है। मैंने कहा बेटा 1 आवर को चेंज कर दे, तो आपने क्या बोला, सर 60 मिनट होता है।
मैंने कहा बेटा 1 मिनट को चेंज कर दो, तो आपने क्या बोला सर 60 सेकंड होता है। मैंने बोला 1 जूल को CGS में कन्वर्ट कर दो। अरे सर कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा 1 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट कर दो, 1 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट कर दो। अरे सर ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप, अभी तक तो जो भी चीज़ें थी वो बहुत ही आसान थी, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। और इसके कन्वर्जन का क्या तरीका रहेगा अपना, तो क्या तरीका रहेगा उस पर हमें ध्यान देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, वो सब बनाया हुआ फॉर्मूला है कि सपोज N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। पहले लिख लेते हैं, तो N1 M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C इज इक्वल टू N2 M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B and T2 to the power C. तो N1 will be equal to N2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ M2 upon M1 to the power A, L2 upon L1 to the power B, T2 upon T1 to the power C। समझ में आया कि क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हमें चेंज करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला बना। तो जो भी ये हमारा फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो भैया, अगर ये 1 kg था, इसको मैं अगर आपको मीटर में चेंज करने के लिए बोला तो kg, और ये मीटर, kg का डायमेंशन L और यहाँ पर मीटर का भी डायमेंशन L, बस क्या चीज़ चेंज हो गई, ये 1000 वैल्यू चेंज हो गई, ऐसा ही तो हुआ। मतलब मुझे जिस भी चीज़ को जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करना है, वहाँ का डायमेंशनल फार्मूला तो चेंज होना नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला तो सेम रहना है। जो भी फर्क पड़ेगा वो इस वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। किस पर फर्क पड़ेगा, वैल्यू पर। अब मेरी बात यहाँ पर जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। ये ABC की वैल्यू कैसे मिलेगी, जैसे मान लो अब मुझे किसी ने बोला 1 न्यूटन को चेंज करना है CGS में, किस में चेंज करना है, CGS। तो 1 न्यूटन मतलब क्या था, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS तो आपको बताइए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में आपको चेंज करना है। तो दो सिस्टम हो गए ना मेरे पास, एक तो हो गया गिवन और एक हो गया मेरे पास रिक्वायर्ड। ठीक, गिवन सिस्टम में 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड है कि नहीं, और रिक्वायर्ड में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड है कि नहीं। तो सिंपल सी बात कि जो भी सिस्टम मुझे गिवन होगा, जो भी सिस्टम मुझे रिक्वायर्ड होगा, वो सिस्टम तो मैं लिख दूंगा नीचे। तो नीचे जो भी सिस्टम मुझे रिक्वायर्ड होगा, दिस विल बी दी रिक्वायर्ड सिस्टम। और ऊपर जो ये 2 वाला जो सिस्टम है बेटा, दिस 2 वाला सिस्टम विल बी द गिवन सिस्टम। ध्यान से समझिएगा, करना कुछ नहीं है, MLT ही लिखा है मैंने। क्या लिखा है, MLT। 2 ऊपर लिखा है, 1 नीचे लिखा है बेटा, आपकी मर्जी है, आप 1 ऊपर लिख सकते हैं तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, डिनोमिनेटर में हमेशा रिक्वायर्ड सिस्टम और न्यूमरेटर में हमेशा गिवन सिस्टम लिखा जाएगा। ये N2 क्या है, N2 इज द वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें गिवन है, गिवन सिस्टम की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। N2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गिवन सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गिवन सिस्टम। तो अब 1 न्यूटन को CGS में कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। तो 1 न्यूटन
इन CGS, 1 न्यूटन इन CGS में चेंज करना है हमें, ऐसे ही तो करना है। तो 1 न्यूटन को CGS में कैसे चेंज करेंगे? तो देखो भैया, गिवन क्या है, 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, किस में चेंज करना है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड वाले सिस्टम में हमें चेंज करना है। फॉर्मूला क्या है, कैसे भी लिख लो इसको, मैं N1 मानता हूँ कि ये मुझे रिक्वायर्ड है, इसको N2 M2 अपॉन M1 टू दी पावर A, L2 अपॉन L1 टू दी पावर B, T2 अपॉन T1 टू दी पावर C। अब इसमें A B C की वैल्यू कैसे मिलेगी? बेटा न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT -2। समझ क्या होगा? तो यहाँ पर A की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो भी M की पावर यहाँ पर दिखाई देगी, L की पावर जो भी दिखाई देगी, तो M की पावर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो भी गिवन यूनिट है वो यूनिट है किसकी, उसके अकॉर्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। दिस डायमेंशनल फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव मी दी वैल्यू फॉर ABC। ठीक, नीचे आप हमेशा रिक्वायर्ड सिस्टम लिखेंगे, ऊपर आप हमेशा गिवन सिस्टम लिखेंगे। N1 अब देखना कैसे लिखेंगे, N1 N2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 न्यूटन को चेंज करना है, यानी कि 1 M2, गिवन सिस्टम क्या है 1 kg, रिक्वायर्ड सिस्टम क्या है ग्राम, इसकी पावर कितनी है 1, रिक्वायर्ड सिस्टम गिवन सिस्टम रिक्वायर्ड सिस्टम गिवन सिस्टम रिक्वायर्ड सिस्टम, तो ये तो 0 हो गया भैया, कैंसिल हो गया, 1 हो गया मतलब। अब किसी भी एक सिस्टम को किसी भी दूसरे सिस्टम में आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज कर देंगे देखना, जैसे ये 1 है तो 1 kg में कितने ग्राम बेटा, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हुआ करते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू दी पावर 5। और ये कौन सा सिस्टम आया, CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम आया तो हमारा ऐसा ही सिस्टम क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg की जगह आ जाएगा ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी 1 न्यूटन की वैल्यू आ गई, कन्वर्ट हो गई किसमें, CGS सिस्टम में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना बेटा, ये CGS यूनिट हो गई किसकी, ऑफ फोर्स, और इसको भी एक नाम दिया गया है डायन। क्या नाम दिया है, डायन। इससे हमें पता चलता है कि एक न्यूटन कितना खतरनाक था। अगर न्यूटन नहीं होता तो फिजिक्स नहीं होती। इसीलिए ये न्यूटन जो है ये 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर है, ये ध्यान रखेंगे भैया। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन, यानी कि 1 लाख डाइन के बराबर। 1 लाख डाइन हो गई, यस, 1 लाख डाइन के बराबर 1 न्यूटन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो अब एक जूल को कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, जूल को कन्वर्ट करना है। तो जूल को आप कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, हाँ, एक जूल को आपको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कौन से सिस्टम में, CGS सिस्टम में। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कन्वर्ट 1 जूल इन CGS सिस्टम, तो गिवन सिस्टम क्या है, 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, जूल किसकी यूनिट, सर एनर्जी की, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, बहुत बार फेल हुआ हूँ यार इन सबको याद करने के लिए, ML2 T-2। तो CGS का मतलब 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। तो बस बेटा N1 इज इक्वल टू M2, सॉरी N2 M2 अपॉन M1 टू दी पावर A, L2 अपॉन L1 टू दी पावर B, T2 अपॉन T1 टू दी पावर C।
ABC की वैल्यू पता चल गई. N2 is the given value is 1 joule. 1 joule M2 मतलब given system is 1 kg upon 1 gram इसकी पावर 1. L2 यानी कि 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इसकी पावर 2. दिस इज 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड और इसकी पावर -2. ऐसे ही देखने को मिलेगा हमें. तो सिंपल सी बात ये है कि अब मुझे क्या काम करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना है. N1 विल बी इक्वल टू 1. किसी भी एक सिस्टम में चेंज कर लो तो भैया यही आसान लगता है मुझे. केजी को मैं ग्राम में चेंज कर लूँ, मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ और सेकंड को मैं सेकंड में ही रहने दूँ. तो ये तो 1 हो गया. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया ग्राम से. 1000 इंटू 100 इंटू 2 बार 100 है 10 टू द पावर 7. तो जूल मतलब अब देखो इससे यूनिट आप बना सकते हैं. एसआई यूनिट यानी कि केजी. एम स्टैंड फॉर मास. लेंथ मतलब मीटर उसकी पावर 2 पर माइनस है तो पर सेकंड स्क्वायर. अब इसकी सीजीएस यूनिट बना लो तो केजी. यही देखो यही डायमेंशनल फार्मूले की एप्लीकेशन है भैया. हम किसी भी तरीके की यूनिट हम इस डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में अब इसमें मेजर करना चाहता हूँ तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 जूल. और इसी ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को अर्ग बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? अर्ग. तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी. एनर्जी है कि नहीं, दोनों की यही यूनिट होती है. इज अर्ग. ERG. क्या बोलते हैं बेटा इसको? अर्ग बोलते हैं. तो ये हमें समझ में आया कि किस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है. कई बार क्या करेगा वो, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा 100 जूल को कन्वर्ट करना है. 100 जूल फॉर एग्जांपल ऑन अ सिस्टम. एक ऐसे सिस्टम में इन विच on a system in which length has L has suppose 10 centimeter, mass 200 gram and time हाफ मिनट. कोई भी ऊट पटांग इसने सिस्टम दे दिया मुझे, तो मुझे तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए. मुझे तो बस क्या चाहिए, गिवन सिस्टम रिक्वायर्ड सिस्टम. ऐसे ही लिखना है बेटा. गिवन सिस्टम क्या है? 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड क्योंकि जूल है. रिक्वायर्ड क्या है? 1 kg की जगह 200 ग्राम लिखना है. लेंथ की जगह 10 सेंटीमीटर लिखना है. ये मेरा रिक्वायर्ड सिस्टम. और टाइम की जगह हाफ मिनट लिखना है भाई. कितना लिखना है? हाफ मिनट. डायमेंशनल फार्मूला इसका ml2t-2 होगा क्योंकि जूल है. तो इसको सॉल्व करने का तरीका फिर से देखो, कितने बार लिख चुके हैं. अब तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा. m2 m1 टू दी पावर a, l2 अपॉन l1 टू दी पावर b, t2 अपॉन t1 टू दी पावर c. तो n1 विल बी इक्वल टू n2 की जगह कितना लिखेंगे, कितने जूल को चेंज करना है? 100. m2 कितना हो जाएगा? m2 इज 1 kg. गिवन तो 1 kg है. रिक्वायर्ड क्या है? 200 ग्राम. 200 ग्राम इसकी पावर 1. L2 कितना है? 1 मीटर. और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर इसकी पावर 2. दिस इज 1 सेकेंड अपॉन हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड. चेंज कर लूँ पहले ही. ठीक. इसी को सॉल्व कर लीजिए. तो N1 विल बी इक्वल टू दिस विल बी 100. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 ग्राम अपॉन 200 ग्राम. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर इसकी पावर 2. और ये क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड इसकी पावर -2. N1 विल बी इक्वल टू, इसको काट दें, 5 टाइम्स जाएगा ये. इसको भी कैंसिल कर दें, ये 10 टाइम्स जाएगा. यानी कि 100 इंटू 5 इंटू
10 का स्क्वायर इंटू ये 30 ऊपर जाएगा तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो कोई सिस्टम नहीं होता, ना ही ये CGS है, ना ही MKS है, ना FPS है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यू यूनिट सिस्टम। क्या लिखेंगे बेटा, न्यू यूनिट सिस्टम। क्लियर हुई बात? ठीक, तो कैसा भी हमें कोई भी सिस्टम दिया गया होगा उस सिस्टम को हम डील कर पाएंगे, है क्या नहीं? तो उस सिस्टम को आपको डील करना है, कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात ये कि हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें चेंज करना आ गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने बोल दिया कन्वर्ट 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम। इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, सिर्फ आपको हिंट दे दूंगा बेटा। सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज बेस यूनिट्स। अब सिंपल सी बात ये है कि इस सिस्टम को जब मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो ये ना ही SI है ना ही ये CGS है, तो इसको सबसे पहले तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। कैसे? 60 जूल पर मिनट को सेकंड में चेंज कर लें तो 60 सेकंड लिख दूं, यानी कि ये क्या है, 1 जूल पर सेकंड ही तो लिखा है। और जूल पर सेकंड ये पावर होती है, यानी कि 1 वॉट की बात कर रहा है। यही इंपॉर्टेंट बात थी बेटा कि व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कन्वर्ट, क्योंकि जूल इज द SI सिस्टम, मिनट हमारा कोई सिस्टम नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो जो भी हमारा सिस्टम है उसको एक तरीके में फॉर्म करना पड़ेगा। वो मैंने फॉर्म कर लिया इसको, या तो मैं इस जूल को मिनट में चेंज करता, यहाँ पर मिनट लिखा हुआ है तो उसको सेकंड में। तो बेसिकली ये 1 वॉट को कन्वर्ट करने को बोल रहा है इस सिस्टम में। तो 1 वॉट को चेंज करना है, यानी कि गिवन सिस्टम क्या हो गया भाई, गिवन सिस्टम तो हो गया 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, और रिक्वायर्ड क्या हो गया, रिक्वायर्ड सिस्टम इज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/t-3। अप्लाई कर देना किसमें, n2 इज इक्वल टू नहीं n1 इज इक्वल टू n2 m2 अपॉन m1 टू द पावर a, l2 अपॉन l1 टू द पावर b, t2 अपॉन t1 टू द पावर c। आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर हुई बेटा बात? तो ये सिंपल से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बेटा। जैसे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, 7 होती हैं, लेकिन किसी ने हमें बोल दिया कन्वर्ट या फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास टेकिंग वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब इसने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना दिया कि अब आपकी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी उनको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानना है, आपको डायमेंशन निकालना है मास का, वेलोसिटी टाइम और फोर्स इनको आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज मानना है। इनको आपको क्या मानना है, फंडामेंटल क्वांटिटी। जब आप इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान रहे हैं तो आपको मास का डायमेंशन निकालना, कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है। देखो, मास का डायमेंशन निकालना है किस किस के टर्म्स में, वेलोसिटी टाइम और फोर्स के टर्म्स में। तो इन्हीं की पावर को ABC रखिएगा। M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का डायमेंशन आपको पता है LT-1 टू दी पावर A, T का डायमेंशन मतलब B, और ML2T-2 इसकी डायमेंशन C। ये जो भी वैल्यू अब आप सॉल्व करके ABC की निकालेंगे, वो ABC की वैल्यू कुछ आपकी ऐसी आएगी कि A की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी -1, और B की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1, और C की जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी आपकी 1। तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आफ्टर सॉल्विंग ये इक्वेशन में ये वैल्यूज मिलेंगी। तो इस केस में देखो आपको क्या मिल जाएगा बेटा,
ये आपका डायमेंशन आ जाएगा कैसा, देखो v की पावर -1, t की पावर 1 और f की पावर 1। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला मास का। किस किस के टर्म्स में, जब आपने वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को क्या माना है आपने, फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी। तो अगर कहीं पर भी आपको बेस क्वांटिटीज को चेंज करने के लिए बोलता है या फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज करने के लिए बोलता है, तो आप किस तरीके से क्या कर पाएंगे, आप किसी भी गिवन क्वांटिटी का डायमेंशन उसके टर्म्स में निकालने के लिए भी आपको वही मेथड यूज करना है आपको, कि किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अच्छा इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आपको इसी तरीके से ABC मानकर उसको डील करना है। ठीक, ये सब काम हम लोगों ने किया बेटा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। किसकी हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। जो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये काम कर रहे हैं, तो इस काम में बहुत सारी लिमिटेशंस आपको अपने आप ही दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं, तो हर जगह पर आपने देखा होगा कि हमने 3 ही फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंसीज वाले फॉर्मूले ही बना सकते हैं। तो हियर आर सम लिमिटेशंस। और सबसे पहली लिमिटेशन कि हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। जैसे कि अगर मान लो कोई बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से मुझे जो रिलेशन मिलता है बेटा वो यही तो मिलता है कि k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ mv²। और इस k की वैल्यू हाफ, ये तो एक्सपेरिमेंटली आई है, जो कि मुझे यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं लग सकती। तो एक तो लिमिटेशन ये है कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में नहीं देता है। 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को हम डील नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ज़्यादातर क्वांटिटीज़ आपकी 3 ही क्वांटिटीज़ से बनी हुई थी, MLT-2, ML2T-2, इस तरीके से ही आपको डायमेंशन क्वांटिटीज़ मिलती हैं। तो आप 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए 3 क्वांटिटीज़ का ही एडिशन, 3 क्वांटिटीज़ से बनने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही आप फार्मूला बना सकते हैं। यही फार्मूला सम और डिफरेंसेस में दिया गया होता तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर बार हम यही तो लिख रहे हैं कि भैया फोर्स है वो इन 3 के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ये तीनों हम किस में लिख रहे होते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये दोनों तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज से बनने वाला फार्मूला, मतलब मैं यहाँ से ऐसा फार्मूला नहीं डिराइव कर सकता हूँ, ये तो बचपन में पढ़ा है, हाफ AT²। ये फार्मूला मैं डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, भैया साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, डायमेंशनलेस। कॉस थीटा लॉग ए ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो हम इस तरीके के जहाँ कहीं पर भी रिलेशंस इन्वॉल्व होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल रिलेशंस इन्वॉल्व होंगे, उन क्वांटिटीज के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। कुछ और क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे किसी ने बोला F इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ऐसा लिख कर दिया किसी ने, वेयर F इज फोर्स। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देख रहे हैं बेटा हम लोग, स्पेशल क्वेश्चंस। F उसने बोला फोर्स और T बोल दिया टाइम। है ये सिलेबस के, ऐसा नहीं स्पेशल क्वेश्चन है तो सर ये कहीं और की बातें कर रहे हैं बेटा, सिलेबस की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं। अब किसी ने मुझे बता दिया F फोर्स है और T टाइम है, और पूछा फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, इनके डायमेंशंस निकालने। तो देखो क्या क्या कहाँ से दिमाग लगना शुरू होगा बेटा, वीडियो 2 में हमने पढ़ा था कि उन्हीं क्वांटिटीज का एडिशन हो सकता है जिनका डायमेंशन सेम होता है। तो अगर किसी ने ऐसा लिखा है कि F इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, तो ऑब्वियस सी बात है जो इक्वल टू का साइन है, सबसे पहली चीज ये सब जो ऐड किए गए हैं इन सब का डायमेंशन सेम डायमेंशन होना चाहिए, तभी इनका एडिशन किया गया होगा। अगर इन सब का डायमेंशन सेम है तो इक्वल टू के इधर वाली क्वांटिटी का भी डायमेंशन वही होना चाहिए। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ F मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ए। डायमेंशन ऑफ F
must be equal to dimension of bt. Dimension of f must be equal to dimension of ct square. डायमेंशन ऑफ एफ ही जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, डायमेंशन ऑफ टी टी क्यूब के होना चाहिए। ऐसे ही तो लिखेंगे हम लोग। तो पहले वाले से मुझे रिजल्ट क्या मिल गया कि ए का डायमेंशन कितना हो गया, एम एल टू टी माइनस टू। दूसरे का डायमेंशन कितना हो गया, बी टी इज इक्वल टू टी का मतलब टी लिखना पड़ेगा, एम एल टी माइनस टू, यानी कि ये हो गया आपका बी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस वन, है कि नहीं। ऐसे ही सी का डायमेंशन निकाल लेंगे तो सी टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर एम एल टी माइनस टू इसके बराबर होना चाहिए। तो सी का डायमेंशन कितना आ गया, ये दिस इज एम एल टी माइनस, ये क्या माइनस थ्री होना चाहिए था, माइनस टू गलत लिख दिया शायद मैंने। ये हो गया 10 टू द पावर माइनस फोर हो जाएगा। ऐसे ही एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू डी टी क्यूब है, यानी कि डी टी क्यूब, और टी क्यूब है तो यानी कि एम एल टी माइनस फाइव। ऐसे ही रिलेशन देखने को मिलेंगे। तो ये मुझे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन बस मुझे ये बताया गया कि ये एफ ए बी सी डी इस तरीके की इक्वेशन लिखी गई, तो मुझे समझ में आया कि हाँ भैया यहाँ पर ये एडिशन करके लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि इनका जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी ये प्लस की फॉर्म में लिखे गए। अदरवाइज आप इसको प्लस की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि भैया एडिशन उन्हीं क्वांटिटीज़ का होता है जिन क्वांटिटीज़ का आप क्या कर रहे होते हैं, जिन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन क्या होता है बेटा, सेम डायमेंशन होता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी ने मुझे बोल दिया कि E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर E इज एनर्जी, T is time, X is displacement. Find dimension of A and B. A और B का डायमेंशन निकालना है बेटा। देखो भैया कितना आसान है, दिमाग लगाना है बस यहाँ पे, ये थोड़ा पजल टाइप है। b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी ऐसे ही लिखा हुआ है बेटा। ये ऊपर ये जो चीज लिखी गई है ये कब लिखी गई होगी भैया, माइनस का साइन लगाना है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब डायमेंशन ऑफ b जो होना चाहिए वो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी तो आप लिख सकते हैं इसको। यानी कि जो b का डायमेंशन है वो कितना हो गया, L2। ऐसा ही तो देखने को मिलेगा आपको, p का डायमेंशन आ गया, देखो कितना आसानी से। अच्छा, ये दोनों क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो घोड़े में से घोड़े माइनस किए गए होंगे तो घोड़े ही मिले होंगे। तो एनर्जी का डायमेंशन तो एम एल टू टी माइनस टू होता है, इज इक्वल टू घोड़े में से घोड़े माइनस किए गए, यानी कि एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस किया है कि नहीं। ये भी एल स्क्वायर है, इसका भी डायमेंशन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस किया तो एल स्क्वायर ही तो बचा, अपॉन ए टी का मतलब टी ही रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, तो भाई ए इज इक्वल टू जो मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक में इधर लेकर गया तो वन अपॉन एम टी माइनस टू इंटू टी। तो ए इज इक्वल टू एम ऊपर लेकर जाओ तो माइनस वन, और ये टी वन, क्योंकि एक टी इससे कैंसिल हो जाएगा। अरे भैया बेस सेम तो पावर का एडिशन, पावर का एडिशन मतलब माइनस वन, ऊपर गया तो प्लस वन। तो ये देखो हमने कितनी आसानी से हम लोगों ने ए और बी का डायमेंशन निकाल लिया। एक क्वेश्चन और करेंगे, एंड द क्वेश्चन इज p प्लस a बाई वी स्क्वायर v minus b is equal to RT, where p is pressure, v is volume। वेलोसिटी नहीं समझना है, मैं जब भी वेलोसिटी लिखूंगा तो वेलोसिटी हमेशा ऐसे लिखूंगा, और वॉल्यूम जब भी लिखूंगा तो कैपिटल वी लिखूंगा। T is temperature, find dimension of
ए बी एंड आर। ये ऐसा इंडिया का कोई एग्जाम नहीं है बेटा जिस एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे वो आपका आईआईटी हो, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का पेपर हो। मतलब ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिस कंपटीशन में ये क्वेश्चन 2-2 4-4 बार ना पूछा गया हो। तो देखो भैया कितना आसान है, ये दोनों ऐड करे गए। अब तो सर बिल्कुल सिंपल सिंपल लग रहा है। ये देखो डायमेंशन ऑफ पी जो है, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है सर, हम बता रहे हैं आपको, ए अपॉन पी स्क्वायर। ठीक, तो पी का डायमेंशन होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बेटा मुझे याद है, टीचर हूँ भैया, प्रेशर का डायमेंशन होता है ए अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब होता है और उसका स्क्वायर है, यानी कि ए का डायमेंशन हो गया एम एल, 6 हो गया, 2 3 जा 6 माइनस 1 यानी कि 5 बचा, टी माइनस टू, ये ए का डायमेंशन आ गया। इसमें सर आप मत बोलना, हम बताएंगे। ठीक बेटा, ये आप ही बता रहे हो मुझे, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो बी का डायमेंशन जो दिख रहा है वो एल क्यूब दिख रहा है सर। ठीक, अब आर का डायमेंशन कैसे निकालेंगे बेटा? प्रेशर में अगर इस चीज़ को ऐड किया गया है तो मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी? प्रेशर होगी। प्रेशर में प्रेशर ऐड किया तो प्रेशर ही तो मिला, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड किया तो क्या मिला? ये वॉल्यूम ही तो मिला। मतलब ये जो इक्वेशन है, अब मुझे डायमेंशनली चेक करने के लिए ये पूरा का पूरा पी हो गया एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा वी हो गया एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू आर इंटू टी। तो प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब, और टेम्परेचर है ये, टाइम मत समझ लेना भाई, के होता है उसका डायमेंशन। तो आर इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। ये हो गया भाई सब डायमेंशन आर का। और ये अपना वैसे बेसिकली होता है बेटा गैस कांस्टेंट। तो ये बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं बेटा किसकी? डायमेंशनल एनालिसिस की। पढ़ाई कीजिएगा, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो यू पीपल हैव माय फ़ोन नंबर, एंड माय फ़ोन नंबर इज़, एंड माय नेम इज़, सभी को पता है, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल गया। बाकी आप यूट्यूब के लिंक पर ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे सीधे सीधे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट्सएप। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।